म्यूटेशन पढ़ने के बाद फिर हमने ये देखा था म्यूटेशन हमारे पास दो तरह के थे। एक म्यूटेशन था जब जीन के स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का कोई बदलाव आ रहा था, ठीक है। दूसरा म्यूटेशन था जब जीन के नंबर में किसी प्रकार का कोई बदलाव आ रहा था। स्ट्रक्चर में हमने 5 पढ़े थे और नंबर में हमने 4 पढ़े थे। टोटल मिला के हमारे पास 9 जेनेटिक म्यूटेशन के डाटा थे जो कि हमें याद रखना था। इसके बाद हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, आपने जब भी डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा तो कुछ इस तरह का आपको दिखता है। ये इस तरह का आपको दिखता है, ये जो आप देख रहे हैं ये इस तरह का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिखता है। ये डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था ये किसने दिया था, ये किसने दिया था? तो दो साइंटिस्ट थे, वॉटसन और क्रिक। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था वॉटसन, एक वॉटसन और दूसरा था क्रिक, है ना। इसमें से एक जो था वो जूलॉजिस्ट था, यानी जीव विज्ञान का वो था साइंटिस्ट, और दूसरा जो था वो बॉटनिस्ट था, वो वनस्पति विज्ञान का साइंटिस्ट था। इन दोनों ने मिलकर के बताया कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह का कुछ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। पहली बात, किसने स्ट्रक्चर दिया? तो वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन और क्रिक नाम के दो साइंटिस्ट ने डीएनए का स्ट्रक्चर हमें बताया। अब ये जो हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, क्या ये स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा होता है? तो आंसर है नहीं। अब देखिए ये स्ट्रक्चर हमें कब देखने के लिए मिलता है। डीएनए जो होता है कहां पे होता है, फटाक से बताइए कहां पे होता है? सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, ठीक है। सेल के अंदर केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है। क्या डीएनए हमेशा न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है? क्या डीएनए हमेशा न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है? तो आंसर है नो, ठीक है। डीएनए हमेशा न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जाता है। समझिए, दो प्रकार के सेल होते हैं। सेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक सेल होता है जिसको कि हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, दूसरा होता है जिसको कि हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। पहली कोशिका होती है, इन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहती हैं। एक अलग होती है जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोट का मतलब है, प्रो मतलब पहला, जो सबसे पहले कोशिका बने होंगे, जो सबसे पहले सेल बने होंगे वो प्रोकैरियोट थे। ये पार्शियली डेवलप्ड थे, पूरी तरह से विकसित नहीं थे। जब ये पूरी तरह से विकसित हो गए, कंप्लीटली डेवलप्ड हो गए, तो ये बन गए यूकैरियोटिक सेल्स। इनका नाम बोल गया यूकैरियोटिक सेल्स। हमारे में, ह्यूमन में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, जितने भी आपको आसपास दिखाई देते हैं, इन सब में कौन से सेल होते हैं? यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया, इन सब में आपको देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे समझिए ये बात क्यों डिस्कस किया मैंने। ये मैंने इसलिए डिस्कस किया, ये बात हमने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर किसी प्रकार का कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, बाहर की तरफ एक कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली, और इसी के अंदर डीएनए पाया जाता है। सब कुछ इसी के अंदर मिक्सअप होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रोकैरियोटिक सेल की बात। लेकिन जब बात आती है यूकैरियोटिक सेल की, जब बात आती है यूकैरियोटिक कोशिका की, हिंदी में भी इसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कहते हैं, तो इस कोशिका के अंदर एक निश्चित न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, और डीएनए इस केंद्रक के अंदर मिलता है, ठीक है। तो हमेशा डीएनए केंद्रक के अंदर होगा ऐसा जरूरी नहीं है। यूकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, पहली बात। चलिए दूसरी बात, डीएनए का स्ट्रक्चर जब भी आप देखते होंगे तो आपको किस तरह से क्रोमोसोम, कहां पाया जाता है डीएनए? तो क्रोमोसोम होते हैं जिसको कि हम गुणसूत्र कहते हैं। ये गुणसूत्र का स्ट्रक्चर जब भी आप देखते होंगे किताबों में, टीवी में, कहीं भी, तो ये आपको इस तरह का दिखाई देता है, एक्स तरह का। ये जो एक्स शेप दिखाई दे रहा है, ये जो यहां मैंने शेप लगाया है,
कुछ इस तरह का शेप दिखाई देता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये शेप हमेशा ऐसा होता है, तो उत्तर है नहीं। फिर से उत्तर है नहीं। देखिए इसका शेप होता कैसा है, डीएनए का शेप एक्चुअल में कैसा होता है। डीएनए आपको इस तरह का दिखाई देगा, ये इस तरह का, ये यूं ऐसा, ये ऐसा जिगजैग जिगजैग ऐसा दिखाई देता है। लेकिन जब सेल का डिवीजन होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है, ध्यान दीजिए, सेल का डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है, तो कोशिका विभाजन के अंदर, सेल डिवीजन के अंदर दो तरह के फेज होते हैं, दो चरण होते हैं। पहला चरण होता है, इस चरण को हम कहते हैं, ये जो चरण होता है इसको हम कहते हैं इंटरफेज। पहला चरण होता है, इसको कहते हैं इंटरफेज। दूसरा चरण होता है, इसको कहते हैं एम फेज। पहला चरण है, किस चीज का मैं बात कर रहा हूं, मैं सेल डिवीजन के बारे में बात कर रहा हूं, कोशिका के विभाजन के बारे में बात कर रहा हूं। जब कोशिका का विभाजन होता है तो दो चरण होते हैं, दो अलग अलग फेज होते हैं। पहला फेज होता है जिस फेज को हम कहते हैं, पहला फेज होता है जिस फेज को हम कहते हैं इंटरफेज, और दूसरा फेज होता है, इस फेज को हम कहते हैं एम फेज। ये इंटरफेज क्या होता है, तो ये इंटरफेज जो होता है ये सेल के प्रिपरेशन का फेज होता है। प्रिपरेशन का फेज मतलब सेल डिवीजन के लिए अपने आप को तैयार करता है, ये तैयारी का फेज होता है। ये जो एम फेज होता है, इस एम फेज में सेल वास्तव में मल्टीप्लाई होता है, सेल वास्तव में डबल होता है, ठीक है। इस एम फेज के अंदर अपने चार फेज होते हैं। पहला फेज जिसको कि कहते हैं प्रोफेज, दूसरा फेज जिसको कि कहते हैं मेटाफेज, तीसरा फेज जिसको कि कहते हैं एनाफेज, और चौथा फेज जिसको कि कहते हैं टेलोफेज। ये सब हम डिटेल में जब सेल साइकिल पढ़ेंगे बायोलॉजी में तब हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ यहां पर मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि ये जो एम फेज है, ये जो पी फेज है, प्रोफेज जिसको हम कहते हैं, प्रोफेज के खत्म होते होते तक, ये जो आपने देखा था अभी जिगजैग जिगजैग ऐसा पैटर्न था डीएनए का, ये प्रोफेज के खत्म होते होते तक ऐसा एक्स के शेप में आ जाता है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो मेरा क्वेश्चन जो था कि क्या ये डीएनए या क्या हमेशा ये इसी प्रकार से क्रोमोसोम एक्स शेप में होता है, तो आंसर है नहीं। ये जब सेल का डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका के विभाजन के एम फेज में, मल्टीप्लाई फेज में, जो पहला फेज होता है जिसको कि प्रोफेज कहते हैं, प्रोफेज के खत्म होते होते तक ये इस स्ट्रक्चर में आता है। समझिए, प्रोफेज के खत्म होते होते तक ये इस स्ट्रक्चर में आता है। और एक बार सेल का डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, सेल पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, तो ये वापस से फिर इसी तरह से आपको ये जिगजैग जिगजैग पैटर्न में दिखाई देगा। बताइए, यहां तक बात समझ में आई कि डीएनए, अब डीएनए कहां होता है उस पर मैं आ रहा हूं, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आई कि कब ये दिखाई देता है, हमेशा ये न्यूक्लियस के, दो बातें हमने डिस्कस की कि हमेशा ये न्यूक्लियस के अंदर होता है क्या, तो आंसर क्या है हमारा, नहीं। क्या ये हमेशा इस एक्स के शेप में होता है क्या, तो हमारा आंसर क्या है, नहीं। दोनों का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया। अब बात आती है इस क्रोमोसोम जिसको कि हम गुणसूत्र कहते हैं, इसका और डीएनए का क्या रिलेशन है। इसका, अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो हम बार बार ये क्रोमोसोम की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं हम सीधे डीएनए की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों का संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, तो समझिए। डीएनए कैसा होता है, या एक्चुअली इस क्रोमोसोम को देखेंगे तो क्या दिखाई देगा। इस क्रोमोसोम का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। वैसे तो डायग्राम नीचे लगा हुआ है, बट मैं इसको थोड़ा सा और जूम करके आपके लिए बनाता हूं। देखिए ये किस तरह से दिखाई देता है। ये जो आपको एक्स शेप ऐसा दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में ऐसा स्ट्रेट नहीं होता। ये किस तरह से होता है, ये कुछ इस तरह से होगा। देखिए ये इस तरह से, ये देख रहे हैं, ये स्प्रिंग की तरह, जो आपका स्प्रिंग होता है वो स्प्रिंग की तरह ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। मतलब अगर मैं इसको स्प्रिंग की तरह खींचूं तो ये क्या होगा, ऐसा खुलने लगेगा। देखिए ध्यान से, इसको अगर मैं खींचना चालू करूं तो ये खुलने लगेगा, और खींचूं तो ये और खुलने लगेगा, और खींचूं तो ये और खुलने लगेगा, और जब अंत में ये आएगा तो ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। समझ रहे हैं, मतलब यही डीएनए फर्दर क्वाइलिंग होकर के, संघनित होकर के ये क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। मतलब क्रोमोसोम वास्तव में किस चीज के बने हुए हैं, डीएनए के बने हुए। इसलिए जब हम बात करते हैं कि क्रोमोसोम,
तो ऑब्वियस सी बात है हम किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी क्रोमोसोम खुद ब खुद किस चीज का बना हुआ है, डीएनए का बना हुआ है। डीएनए कंडेंस होते 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 संघनित होते 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 ये इस स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहे हैं। तो डीएनए कहां पाया जाता है, क्रोमोसोम पे पाया जाता है। इतनी सी बात क्लियर हुई, बताइए, इतनी सी बात क्लियर हुई। डीएनए कहां पाया जाता है, क्रोमोसोम में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, अब हमें डीएनए मिल गया। अब डीएनए के बाद हम फिर से एक बात करते हैं कि जो हम जीन्स की बात कर रहे थे, हम जो बात कर रहे थे अभी तक कि सर जीन होता है, वो जीन कहां पाया जाता है। तो चलिए जीन की बात हम करते हैं। डीएनए का ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को अगर मैं फिर से खोलूं, सीधा करूं, तो क्या ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखाई देगा, सीढ़ी की तरह, ये इस तरह दिखाई दे रहा है। ये क्या है मैं अभी आपको बताता हूं, सिर्फ आप स्ट्रक्चर देखिए। इसको अगर मैं सीधा करूं, जिस तरह से ये ऐसे है, इसको मैं यूं घुमाऊं, उल्टे की तरफ से घुमाऊं अगर, तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अगर सीधा होगा तो ये इससे सीढ़ी जैसा दिखाई देगा, राइट। क्लियर है। देखिए एक बार स्ट्रक्चर इसका, अगर मैं इसको सीधा करूं तो सीधा करने पर ये मुझे कुछ इस तरह से सीढ़ी जैसा दिखाई देगा, ये इस तरह से। ये जो सीढ़ी जैसा दिखाई दे रहा है, इसमें ये एक एक सीढ़ी, ये जो देख रहे हैं आप, ये इसी को कहते हैं जीन्स। ये जो दिख रहे हैं ये ऐसे सीढ़ी जैसे, इन्हीं सीढ़ी जैसे को हम क्या कहते हैं, जीन्स हैं ये। क्लियर है। यानी जीन्स कहां पे होते हैं, जीन्स डीएनए के स्टैंड है। जीन्स डीएनए पे, और डीएनए से संघनित या डीएनए कंडेंस होकर के संघनित होकर के क्या बनाता है, हमारा क्रोमोसोम बनाता है। तो इतनी सी बात पहले क्लियर हुई कि कौन सी चीज कहां पे होती है। अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की आकृति के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए क्रोमोसोम क्या है, डीएनए कहां पाया जाता है, और डीएनए में जो हम बार बार जीन की बात कर रहे हैं, ये जीन कहां पाया जाता है। बताइए फटाक से, इतनी सी बात आपको क्लियर हुई। बताइए इतनी सी बात आपको क्लियर हुई, तो मैं आगे बढ़ता हूं। यहां तक कोई डाउट किसी भी प्रकार का प्लीज पूछिए। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, इस डीएनए की बात करते हैं। इस डीएनए की बात करते हैं, मतलब मैं कुछ इस तरह का एक डायग्राम हमारे पास में है, सीढ़ी जैसा, एग्जैक्टली ऐसा सीढ़ी जैसा, ठीक है। यही सीढ़ी जैसा डायग्राम जो है ये रोटेटेड है, आपस में घूमा हुआ है, और घूमते घूमते ये कुछ इस तरह का बनेगा, घूमते घूमते ये कुछ इस तरह का बनेगा। अब यहां पे जरूरी होता है कि ये जो आपको बेस दिख रहा है, ये बेस, इस बेस में कोई चीज ऐसी अरेंज्ड हो जो कि इसको एक स्ट्रक्चर में मैनेज करके रखे। आपने लट्टू देखा है, लट्टू, लट्टू जो होता है इस तरह का कुछ होता है ना, ये इस तरह का कुछ होता है, देखा है आपने, लट्टू ही कहते हैं उसको शायद, हिंदी में पता नहीं, देखा है आपने। इस लट्टू को जब आप घुमाते हैं तो इस लट्टू के ऊपर कैसे करते हैं, ऐसे करके रस्सी लगाते हैं, ऐसे, शायद अगर आपने घुमाया हो कभी तो ऐसे रस्सी लगाते हैं, फिर इसको फेंकते हैं तो ये घूमता है। अब यहां पर ये बात समझिए कि ये जो रस्सी ऐसे अरेंज हुई है, क्या इसी अरेंजमेंट में हमारा डीएनए भी है, इसी अरेंजमेंट में हमारा डीएनए भी है। अब एक बात बताइए, अगर इस लट्टू को मैं यहां से हटा दूं, निकाल दूं, तो भी क्या ये रस्सी ऐसी ही घूमी रहेगी? आंसर है नहीं, ये रस्सी ऐसी घूमी नहीं रहेगी। मतलब इस रस्सी को ऐसा घूमा हुआ ये बने, ये रस्सी ऐसा घुमा हुआ बने, इसके लिए जरूरी है बीच में कोई तो भी बेस हो, लट्टू जैसा। इसी तरह से डीएनए में भी जब डीएनए घूमता है तो इसके बेस में ऐसे एक सर्कुलर साइज का, गोल गोल आकृति का एक प्रोटीन होता है, गोल गोल प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। तो यहां पर ये लट्टू जैसा काम जो है ये हिस्टोन प्रोटीन करता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। ये जो सर्कल हो रहा है या ये जो राउंड हो रहा है, इस राउंड के लिए बेस का काम जो है, ये बेस का काम हिस्टोन प्रोटीन करता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन फिर से आता है कि सर क्या जरूरी है, क्यों नहीं डीएनए को हम ऐसा स्ट्रेट ही रख देते हैं, क्यों इतना घुमाना, हिस्टोन प्रोटीन लगाना, ये सारा कुछ करना, जरूरत क्या है इसकी। तो आप समझिए, आपकी सेल के अंदर, आपकी सेल के अंदर डीएनए है,
और ये डीएनए का जो आकार है या डीएनए का जो साइज है ये इतना छोटा नहीं है कि सेल के अंदर आ जाए, ये साइज अपने आप में बहुत बड़ा साइज है। एक के नॉलेज क्लास में हमारे एक एक करके स्टूडेंट हैं, क्लास में एक एक करके स्टूडेंट लॉगिन है, प्लीज आप अपना नाम अपडेट कीजिए और दूसरा ये है कि अपना नाम आप बता दीजिए। एक एक करके जो लॉगिन है आप अपना नाम अपडेट कीजिए लॉगिन में और अपना नाम बता दीजिए आप, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा ये था कि सर क्यों इतना राउंड राउंड घुमाना अक्षय, ठीक है। ठीक है अक्षय, आप अपना नाम अपडेट कर लेना इसमें, है ना, क्लास के बाद। हमारा क्वेश्चन ये है कि सर इसको इतना घुमाना रोटेट करना जरूरी क्यों है, क्यों नहीं हमने इसको सीधा ही कर दिया। तो मेरा आंसर यहाँ पे देखिए, आंसर क्या है इसका, आंसर ये है कि ये जो डीएनए की हम बात कर रहे हैं, ये डीएनए इतना छोटा सा नहीं है, जितना छोटा सा आपका सेल है उतना छोटा सा ये डीएनए नहीं है, डीएनए बहुत बड़ा है, अपने आप में डीएनए बहुत बड़ा है। और इस बहुत बड़े हिस्से को अगर मुझे छोटी सी जगह में रखना हो तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसको फोल्ड करना पड़ेगा। आप अपने शर्ट को, पैंट को, इन सबको जब अलमारी में रखते हैं तो इसको छोटा साइज बनाने के लिए, अलमारी में सेट करने के लिए क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं। बस वही कारण है जिस कारण से ये डीएनए फोल्डेड है। यहां तक की बात क्लियर है आपको, क्यों डीएनए फोल्डेड है? भाई क्वेश्चन उठना चाहिए ना सर, इतनी हम लोग ताकत लगा रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन घुमाना, ये वो करना, भाई सीधे सीधे क्यों नहीं रख दिया डीएनए? ये इसलिए नहीं रख दिया क्योंकि डीएनए उतना छोटा नहीं है जितना छोटा आपका सेल या आप सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। और इस बड़े लेंथ के लिए इसको कंडेंस करना जरूरी है, तभी ये उस सेल के अंदर, उस न्यूक्लियस के अंदर आ पाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम इसके स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। डीएनए का जब स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं तो स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं वो भी हम देख लेते हैं। नाम पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज जो स्ट्रक्चर में मुझे लगेगी वो है मेरे पास सुगर बेस, शर्करा बेस, ठीक है। डीएनए में सबसे पहली चीज क्या होती है, सुगर का आधा, शर्करा का आधा, ठीक है। दूसरी जो चीज मुझे मिलेगी वो दूसरी चीज होगी मेरे पास पेंटोज सुगर, सॉरी ये तो पेंटोज सुगर हो गया, दूसरी फास्फेट ग्रुप PO4, PO4 फास्फेट ग्रुप। ये सब क्या काम करेगा मैं अभी आपको बताता हूं। और तीसरी जो चीज मिलेगी, ये तीसरी चीज मुझे लगेगी नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस क्षार। तीन चीजों से मिलके मेरा डीएनए बन रहा है। पहली चीज है सुगर बेस, ठीक है, मैं एक एक करके सब पे डिस्कशन करूंगा। पहली चीज है सुगर, शर्करा, दूसरी चीज है PO4 जिसको कि हम फास्फेट ग्रुप कहेंगे, और तीसरी चीज है नाइट्रोजनस बेस यानी नाइट्रोजनस क्षार। एक एक पॉइंट पर मैं सब पे डिस्कस करूंगा। ये तीन चीजों को लेकर के हम डीएनए बनाने वाले हैं। चलिए सबसे पहले में हम आते हैं सुगर की बात करते हैं। हमारा जो सुगर है उसके बारे में पहले समझते हैं। डीएनए में जो सुगर पाया जाता है, डीएनए में जो शर्करा पाया जाता है, उस शर्करा का नाम क्या है या उस शर्करा का टाइप क्या है? तो इस शर्करा का टाइप है, इसको कहते हैं पेंटोज सुगर, पेंटोज सुगर। नाउ बात आती है सर पेंटोज मतलब क्या? पेंटोज मतलब आपने दिख रहा होगा यहाँ पे पेंटा की बात कर रहे हैं। पेंटा यानी किसकी बात हो रही है? 5। पेंटा जब भी बोल रहे हैं मतलब हम 5 की बात कर रहे हैं। सुना है ना, आप उसको बोलते हैं ना अल्फा बीटा गामा, है ना। तो उसमें पेंटा जब आप बात करते हैं, क्वाड्रिलेटरल ये तो पेंटा मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? 5 की बात कर रहे हैं। यानी ये पेंटोज सुगर है, मतलब इसमें कार्बन कितने पाए जाएंगे? 5 कार्बन पाए जाएंगे, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, ये एक रिंग स्ट्रक्चर है। यहां जो सुगर पाया जाएगा ये एक रिंग स्ट्रक्चर है। आपने पढ़ा होगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब सुगर के स्ट्रक्चर है, लेकिन ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये ऐसे दिखाई देते हैं जैसे मैंने बनाया है। लेकिन यहां जो पेंटोज सुगर की बात करूंगा ये ऐसे नहीं दिखाई देता है, ये ऐसे दिखाई देता है, ये इस तरह से, जैसे पेंटागन होता है ना, उस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए। ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर, पेंटागन, पंचभुज, पंचभुज की तरह दिखाई देगा। तो इन दोनों में इसमें डिफरेंस देखिए, ये एक स्ट्रेट चेन है, ओपन चेन है, लेकिन ये कैसा है? एक सर्कुलर है, या ऐसा कह सकते हैं एक रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एक रिंग स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है। और कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो देखिए ये 5 कार्बन किस तरह से अरेंज होते हैं।
ये जो टिप आपको दिख रहा है, ये जो डॉट आपको दिख रहा है, इस डॉट पे कार्बन है, यानी एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, और अगला जो एक कार्बन है वो यहां से ऐसा एक्सटेंड होकर के यहां पे है, और ये जो जगह है इस जगह पे ऑक्सीजन है, इस जगह पे हमने क्या बोला, ऑक्सीजन है। ठीक है, ध्यान से स्ट्रक्चर समझते जाइए। पहली चीज तो क्या हो गई, पेंटोज है, पेंटोज यानी 5 कार्बन का चेन है। दूसरी चीज एक रिंग चेन है। तीसरी चीज ये किस तरह से कार्बन अरेंज्ड है, तो देखिए मैंने एक पेंटागन बनाया, मैंने एक पंचभुज बनाया और पंचभुज में कार्बन अरेंज कर दिए, 1 2 3 4 5 कार्बन। ठीक है, यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा ही स्ट्रक्चर यहां भी बना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पे चला आता हूं, चलिए यहाँ पे बना हुआ है हमारे पास, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये क्लियर है इतना सा। इसमें सी के साथ में देखिए, पहले कार्बन के सी के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ऊपर ओ एच जुड़ा हुआ है। ओ एच क्या होता है, तो आपको पता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, इसको हम अल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बना के बता देते हैं। चलो हटा लेते हैं इसको इधर से, बना के में थोड़ा सा ये हौच पौच होगा तो थोड़ा सा मैनेज करना है ना। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर सबसे पहले ऊपर की तरफ मुझे क्या देखने के लिए मिलेगा, ऊपर की तरफ मुझे ओ एच देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, टेट्रावैलेंसी होती है मतलब कार्बन अपने साथ 4 चीजों को जोड़ सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, कार्बन की जो वैलेंसी है वो टेट्रावैलेंसी है, जिसके कारण कार्बन अपने साथ 4 चीजों को जोड़ सकता है। तो इन चारों में क्या जुड़ा हुआ है, तो देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर में यहां बताता हूं। पहले वाले में देखिए यहां पर ये जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट पर कार्बन जुड़ा है। ठीक है, दूसरा, और यहां से ये दो, देखिए यहां से एक बॉन्ड ये जुड़ा हुआ और एक बॉन्ड ये जुड़ा हुआ, 2 बॉन्ड हो गया, और तीसरा बॉन्ड ये ओ OH के साथ जुड़ा है, और चौथा बॉन्ड यहाँ पे जो है, ये चौथा जो है ये H के साथ जुड़ा हुआ है, चौथा ये H के साथ जुड़ा हुआ है। ये सेम स्ट्रक्चर यहां भी है, ये सेम स्ट्रक्चर यहां भी है, ये सेम स्ट्रक्चर यहां भी है। चौथे वाले में ओ OH नहीं जुड़ा है, चौथे वाले में ओ OH नहीं जुड़ा है। क्यों नहीं जुड़ा है आपको दिख रहा होगा, क्यों नहीं जुड़ा होगा, क्यों नहीं जुड़ा है, इसका लॉजिक आपको दिख रहा होगा। बताइए क्या दिख रहा है। बताइए, चौथे वाले में मैं बोल रहा हूं ओ OH नहीं जुड़ा है, क्यों नहीं जुड़ा है। और पांचवें वाले में देखेंगे तो पांचवें वाले में एक तो ओ OH जुड़ा हुआ है, फिफ्थ वाले की बात करूं तो एक तो ओ OH जुड़ा हुआ है, और जहां सभी में एक H जुड़ा था, यहां पे H2 जुड़ा हुआ है, 2 H जुड़ा हुआ है। बताइए क्यों। और चौथे वाले में मैं बोल रहा हूं, चौथे वाले में सिर्फ एक H जुड़ा हुआ है। बताइए क्यों। बाकी तीसरे की, पहले की, दूसरे की, सबकी कहानी वही है, एक साइड ओ OH जुड़ा है और एक साइड H जुड़ा है, इधर भी ओ OH जुड़ा है और H जुड़ा है। बताइए ऐसा क्यों है चौथे वाले में, पांचवें वाले में। देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी, ठीक है, ठीक है। बेटा चौथा कार्बन और पांचवें कार्बन की बात कर रहा हूं, ऑक्सीजन कहां से आ गया इसमें, चौथे कार्बन और पांचवें कार्बन की बात कर रहा हूं। देखिए, और मेरी बात को वापस से पीछे पीछे जो मैंने आपको बताया है उसको रिकॉल कीजिए, और मेरे को बता दीजिए कि चौथे कार्बन में और पांचवें कार्बन में, चौथे कार्बन में ओ OH क्यों नहीं जुड़ा है और पांचवें कार्बन में H2 क्यों जुड़ा हुआ है, एक ही, जबकि बाकी सब में एक H जुड़ा है, उसमें 2 H क्यों जुड़ा हुआ है। फटाक से बता दीजिए, मेरी पिछली बात पे गौर कीजिए और उसके बाद बता दीजिए आंसर। हाँ जी, बताइए फटाक से। चलिए मैं ही बता देता हूं, बता रहा है कोई, कोई बता रहा है हमें, एनीबडी विल ट्राई, कोई ट्राई करना चाहेगा, अदरवाइज तो मैं आपको बता ही रहा हूं रीजन, बट आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा तो बताइए। आ रही है आपको, आवाज आ रही है। रिस्पॉन्ड कीजिए, सर क्यों ऐसा।
अपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल सही। देखिए प्रशांत का आंसर आया है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए प्रशांत का आंसर आया है कि कार्बन के साथ में भाई साहब 4 चाहिए हैं, 3 4। अब चौथे वाले कार्बन को देखो, चौथे वाले कार्बन में 1 2 3, 1 2 और 3, 3 तो ऑलरेडी कंप्लीट है। अब आपको H लगाना है, तो यहां पे जैसे ही एक H लगाया जगह ही खत्म हो गई, वो H कहां से आएगा? क्लियर है? और ऊपर वाले में देखिए, ऊपर वाले में एक ये हो गया, एक OH के साथ हो गया, 2 हो गया, बचे कितने? 2। तो 2 को पूरे करने के लिए H के 2 मॉलिक्यूल लगे हैं। ये 2 मॉलिक्यूल मतलब क्या हो गया? एक H यहां जुड़ा हुआ है और एक H यहां जुड़ा हुआ है। क्लियर है बात? इसलिए पांचवें वाले में 2 है और चौथे वाले में एक भी OH नहीं है। बताइए बात क्लियर हुई यहां तक? यहां तक बात क्लियर हुई? फटाक से बताइए। चलिए सर एक्सप्लेन अगेन। देखिए क्या हो रहा है, ये जो चौथा वाला कार्बन है, चौथा कार्बन में 1 2 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड को जोड़ सकता है। हाइड्रोजन लगाना है, तो हाइड्रोजन जैसे ही लगाया तो OH के लिए तो जगह ही नहीं बची। 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 और 4, कार्बन की तो 4 वैलेंसी पूरी हो गई, तब OH कहां लगाओगे? तो इसलिए चौथे वाले में OH लगा ही नहीं है। और जब पांचवें वाले में जा रहा हूं, तो पांचवें वाले में एक यहां से कंप्लीट हो गया और एक OH लगाने के बाद ये 2 कंप्लीट हो गया, और अभी भी कार्बन के साथ 2 जगह खाली है, तो वो 2 जगह किसने भर दिया? हाइड्रोजन ने भर दिया। इसलिए यहाँ पे H2 लगा है, जबकि सभी में H1 लगा है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन की बात देखिए, 1 2 3 बचा कितना? 1, तो एक ही हाइड्रोजन में काम हो गया। यहाँ की बात देखिए, 1 2 3 बचा कितना? 1, तो एक हाइड्रोजन में काम हो गया। यहाँ की बात देखिए, 1 2 3 बचा कितना? 1, तो एक हाइड्रोजन में काम हो गया। इसलिए इन सब में एक हाइड्रोजन लगा है, लेकिन पांचवें वाले में 2 हाइड्रोजन लगा है। और चौथे कार्बन में OH के लिए जगह ही नहीं है, तो OH कहां भरोगे? बताइए बात क्लियर हुई अनीता? इतनी सी बात, स्ट्रक्चर क्लियर हुआ आपको? फटाक से बताइए। गुड। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर किसका है? सुगर का है। ठीक है, पेंटोज सुगर है, और इसको हम कहते हैं राइबोज सुगर। इसका नाम क्या है? इसको नाम देते हैं राइबोज सुगर, राइबोज सुगर। ठीक है, आपने एक चीज पढ़ी होगी, आरएनए पढ़ा है। आरएनए क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए मतलब क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो सुगर आपको दिख रहा है, ये सुगर है राइबो न्यूक्लिक एसिड का, ये आरएनए का सुगर है। ठीक है, अब इसी सुगर में से मैं डीएनए का सुगर बनाता हूं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी। ठीक है, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन निकल जाएगा, एक कार्बन पर से ऑक्सीजन निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर इसका कैसा बनेगा? यही चीज इसको ध्यान में रखिएगा, इसी के साथ में अभी मैं समझा रहा हूं आपको। डीएनए का स्ट्रक्चर देखिए कैसा बनेगा। ये डायग्राम ध्यान में रखना जो अभी मैंने समझाया है आपको, क्योंकि अब मैं ये पूरा नहीं बनाऊंगा, अब मैं सिर्फ उसके पॉइंट्स भर बनाऊंगा, है ना, सारा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि फिर सारा बनाऊंगा फिर वो पूरा हौच पौच हो जाएगा। तो ये देखिए, ये था कुछ इस तरह का, ये इस तरह का कुछ। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन था मेरा, यहाँ पे मेरे पास कार्बन था, यहाँ पे मेरे पास कार्बन था। इस वाले कार्बन की ध्यान दीजिए, मैं दूसरे कार्बन की बात कर रहा हूं। यहाँ पे एक साइड क्या था मेरे पास? OH था, और एक साइड क्या था मेरे पास? H था। ठीक है, एक साइड मेरे पास OH था दूसरे वाले कार्बन में, और एक साइड क्या था मेरे पास? H था। ठीक है, किस कार्बन की बात कर रहा हूं? ध्यान दीजिए, सेकेंड नंबर के कार्बन की बात कर, सेकेंड नंबर की कार्बन की बात कर रहा हूं। ठीक है, जब बात डीएनए की आती है, सेकेंड नंबर के कार्बन की जब बात डीएनए की आती है, तो इसका एक ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, ये ऑक्सीजन यहां से निकल जाता है, ऑक्सीजन यहां से निकल जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 2-डीऑक्सी। 2-डीऑक्सी। 2-डीऑक्सी का मतलब समझे आप क्या हुआ? 2 मतलब दूसरा कार्बन, और डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन निकल गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है,
ये स्ट्रक्चर बनता है डीएनए का स्ट्रक्चर। मतलब यहां से मैं ये वाला जो ऑक्सीजन है ये यहां से मिटा दूं, बस ये बन गया डीएनए का स्ट्रक्चर। इसलिए इसको कहते हैं डीऑक्सी। राइबोस को क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड। वो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, लेकिन उस नॉर्मल स्ट्रक्चर के दूसरे कार्बन में से जब एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो ये जो सुगर बनता है, सर जी एक कार्बन के पहले ओ की जगह कार्बन भी तो हो सकता है। फर्स्ट कार्बन में पहले ओ की जगह कार्बन भी तो हो सकता है। देखो जब भी हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, देखिए हो तो सकता है वहां कुछ भी, लेकिन एक स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रक्चर इस प्रकार का है। समझ रहे? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अलग है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर अलग है। आप देखिए केमिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता है, ये जब भी मैंने बताया ना ये ऐसा ग्लूकोज है और ये ऐसा फ्रक्टोज है, दोनों में डिफरेंस क्या है पता है आपको? OH ग्रुप, OH ग्रुप और OH ग्रुप, दोनों में OH ग्रुप है, लेकिन एक में OH ग्रुप इस तरफ है और एक में OH ग्रुप इस तरफ है। बस इतने से मैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया। समझ रहे मेरी बात वीरेंद्र? सिर्फ इतने से चेंज में, मतलब आप समझ लीजिए एक जो है वो आपकी हथेली का इस तरफ का है और एक इस, दोनों सेम है, एग्जैक्टली सेम, फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम, लेकिन सिर्फ ये OH इधर से इधर हो गया और ग्लूकोज का फ्रक्टोज हो गया। समझ रहे? इसलिए स्ट्रक्चर जो है, अब जैसे यहीं पर आप देखिए ना, सब कुछ सेम है, आप देख लीजिए सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, सब कुछ पूरा, सॉरी पूरा एज इट इज उठा लीजिए, ये एज इट इज सेम है। सिर्फ क्या डिफरेंस आ गया, यहां पर जो OH है इस OH की जगह पे यहाँ पे H है, एक O निकल गया। अब ये राइबोज शुगर है RNA का और ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है DNA का। देख रहे हैं? सिर्फ इतने से में चेंज आ गया। तो स्ट्रक्चर बन तो कुछ भी सकता है, लेकिन हर चीज में वही प्रॉपर्टी नहीं होगी ना दोस्त, हर स्ट्रक्चर में सेम प्रॉपर्टी नहीं होगी, इसलिए हम कुछ भी नहीं बना सकते हैं। वीरेंद्र क्लियर है आपको? वीरेंद्र आपको मेरी बात क्लियर है जो मैंने आपको बताया? ठीक है चलिए, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हाँ, तो डीऑक्सी और ऑक्सीराइबोज आपको समझ में आया। डीऑक्सीराइबोज मतलब ये सेकंड वाले कार्बन का एक ऑक्सीजन हमने रिमूव कर दिया है और राइबोज में ये एज इट इज OH रखा हुआ है। ये शुगर का स्ट्रक्चर है सर, मतलब जिसमें से ऑक्सीजन निकलेगा वो एग्जैक्टली बिल्कुल सही है अनीता, बिल्कुल सही है, जिसमें से डीऑक्सी का मतलब ही क्या होता है बेटा बताओ? डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कभी आपने वर्ड सुना है डिटॉक्सिफिकेशन? क्या मतलब होता है डिटॉक्सिफिकेशन का? बताइए। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है टॉक्सिन को हटाना, बॉडी में जो टॉक्सिन चला गया है, कुछ तो भी ऐसी दवाई दो जिससे कि डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए, जो टॉक्सिन गया है वो टॉक्सिन निकल जाए। मतलब डी जहां लगाया उधर मतलब वो रिमूव करने की बात कर रहे हैं हम। तो डीऑक्सी यानी हमने क्या कर दिया, उधर से ऑक्सीजन रिमूव कर दिया। अब कहां से रिमूव किया? तो बता रहे हैं हम कि सेकेंड कार्बन से रिमूव किया है। ठीक है, तो ये शुगर की स्ट्रक्चर समझ में आई। ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये इधर पे है पांचवा कार्बन। यहां तक की बात आपको समझ में आई? बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत इजीली समझ में नहीं आता है, बहुत इजीली ये समझ में भी नहीं आता है। बताइए मेरी बात आपको समझ में आई? मैं एक एक पॉइंट आपको बहुत क्लियर करते चलूंगा, आप 4 बार पूछे कोई इशू नहीं है, मैं एक दिन में एक ही पॉइंट क्लियर करूं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर पॉइंट आपके दिमाग में फिट बैठना चाहिए। बताइए फटाक से, यहां तक की बात क्लियर है अपने को? यहां तक में कहीं कोई डाउट? फटाक से जल्दी से बताइए। नहीं है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्लास के दौरान डाउट आए अच्छी बात है, नहीं आए जब क्लास के बाद भी आए कॉपी में लिख के रख लीजिए डाउट। ठीक है, कॉपी में डाउट लिख के रख लीजिए, नेक्स्ट क्लास जब भी अपनी रहती है तो आप डाउट क्लियर कर लीजिए। मैं आपको क्लास के दौरान 10 बार पूछता हूँ डाउट डाउट डाउट, कोई भी डाउट रहे प्लीज पूछिए। ठीक है, तो आज की डेट में हमने इस शुगर को समझा। ठीक है, और आई होप ये शुगर का स्ट्रक्चर अब आपको समझ में आ गया। अब हमें इस बात पर वापस से फिर से डिस्कशन नहीं करना सर, बट क्लास थोड़ी नहीं हो सकती। प्रशांत, इसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी, ये क्या कहते हैं, शर्मा सर से बात कीजिए या रुंझुन मैडम से बात कीजिए। ठीक है, ये मुझे भी ऐसा लगता है थोड़ा सा और वो होना चाहिए, बट एक बार आप उनसे बात कीजिए। ठीक है, क्योंकि इसकी लिमिटेशन है दोस्त, ये जो ऐप हम यूज कर रहे हैं ना,
ये ऐप की लिमिटेशन है। अभी आप देखिए खुद ब खुद बंद हो जाएगा, मैं नहीं इसको करूंगा। जैसे ये होगा ना, ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। आप देखना, ये अभी लास्ट 1 मिनट बचा है, ये थोड़ी देर में खुद से बंद हो जाएगा, इसको मैं नहीं बंद करता हूं। ठीक है प्रशांत, क्लियर है? चलिए। नेक्स्ट